नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हैं एक ऐसा टॉपिक लेकर जिसके बारे में लोग अक्सर ये सोचते हैं कि एक कोई प्री डिफाइंड फॉर्मूला होता है कि कब हम इन्फोसिस बेचें, कब एचडीएफसी बैंक खरीदें और कब टाटा स्टील बेचें और कब मारुति सुजुकी खरीदें। सेक्टर रोटेशन। सेक्टर रोटेशन माने एक सेक्टर को बेचकर दूसरे सेक्टर को खरीदना और दूसरे सेक्टर को बेचकर तीसरे सेक्टर को खरीदना। सेक्टर रोटेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में लोगों को अक्सर काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और यही टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। एक बार फिर आपको याद दिलाएंगे कि किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन या एडवाइस हम नहीं देते हैं और इसके लिए आपको खुद रिसर्च करनी होगी। लेकिन जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं उनका मेन पर्पस यह है कि मार्केट में जब भी आप इन्वेस्ट करें तो ऐसी चीजों के ऊपर जरूर ध्यान दें जो कि कुछ बेसिक्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे कि हमने काफी सारी और भी चीजें कवर की हुई हैं पहले कि इस तरह से बिहेवियरल बायसेस जो होती हैं वो इंपैक्ट करती हैं हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को और कैसे हम उन्हें अवॉइड कर सकते हैं, या फिर किस तरह से ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक ठीक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है और कैसे उसमें लॉसेस के चांसेस काफी होते हैं। तो आइए वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे, सेक्टर रोटेशन पर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप हमेशा याद रखेंगे कि कोई भी अच्छे से अच्छा क्रिकेट प्लेयर हो, अच्छे से अच्छा फिल्म स्टार हो, लेकिन हर एक इनिंग्स में सेंचुरी एक अच्छा क्रिकेटर बनाएगा जरूरी नहीं है। विराट कोहली भी नहीं बना सकते, सचिन तेंदुलकर ने भी नहीं बनाई है। और सिमिलरली क्या एक शाहरुख खान की हर एक मूवी बॉक्स ऑफिस पे सुपर डुपर हिट होगी या एक आमिर खान हर मूवी में बहुत सक्सेसफुल होंगे? कहने का मतलब यह है कि एक इन्वेस्टमेंट में जो बहुत सारी चीजें काम करती हैं उनमें बहुत बड़ा एक चांस का एलिमेंट भी होता है। आप जब इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और जब इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे होते हैं तो जो आपकी एक थीसिस होती है वो थीसिस बहुत सारे एक्सटर्नल वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करती है। वो एक्सटर्नल वेरिएबल्स मैक्रो इकोनॉमी की हो सकती है, जैसे कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना ग्रो करेगा, या फिर जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इजराइल और गाजा में जो वॉर हो गया उससे ऑयल प्राइसेस के ऊपर इंपैक्ट आ गया, या फिर कोविड जैसा कोई इवेंट हो सकता है जो सप्लाई चेन को इंपैक्ट कर सकता है। तो हर एक सेक्टर का हर एक समय में आउट परफॉर्म करना या हर एक एसेट क्लास का हर एक समय में आउट परफॉर्म करना, मार्केट से बेटर परफॉर्म करना न तो पॉसिबल है और न प्रैक्टिकली कोई उसको फोरकास्ट कर सकता है। अगर ऐसा होता तो डेफिनेटली आज पता है कि 2020 में ये सेक्टर चलने वाला है या 2021 में ये एसेट क्लास अच्छा करने वाला है, लोग उसी चीज को खरीद लेंगे और जैसे ही उस चीज को खरीदेंगे वो डेफिनेटली महंगा हो जाएगा तो उसके आउट परफॉर्म करने के चांसेस वैसे भी खत्म हो जाएंगे। खैर उस बारे में कभी और बात करेंगे, लेकिन मोटा मोटी बात ये हो रही है यहाँ पर कि सेक्टर रोटेशन हम कैसे कर सकते हैं। अब एक चीज जो हम ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो जिस तरह की जो स्लाइड्स आपको दिख रहे हैं और जो हम आपको जिस तरह की चीजों के बारे में बता रहे हैं वो आप देखेंगे कि हर एक साल में जो सबसे बढ़िया परफॉर्म करने वाले सेक्टर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और ये एक कंटिन्यूस ट्रेंड है। और जैसे आप देख रहे हैं कि किसी टाइम पे कोई सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कोई सेक्टर बहुत खराब परफॉर्म कर रहा है, अगले साल में पासा पलट गया, बिल्कुल दूसरी सिचुएशन हो गई, बिल्कुल दूसरी चीज हो गई। अब ये जो चीज है इसको क्या एक सिस्टमेटिक तरीके से इस फ्रेमवर्क को समझा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आज देखें कि पिछले कुछ समय से, पिछले लगभग 3-4 सालों से इट हैज नॉट बीन अ ग्रेट टाइम फॉर इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर एंड देयर आर मल्टीपल रीजंस। यूएस इकोनॉमी स्ट्रगलिंग, इट इज नॉट डन वेल बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड बिकॉज ऑफ क्वांटिटी ईजिंग जो कि विड्रॉ की थी फेड ने। लेकिन नेट नेट ये मतलब है कि कई लोग उसके डिफरेंट कारण ढूंढ सकते हैं कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया या फिर कुछ और हो गया, लेकिन मतलब यह है कि उस सेक्टर का आउट परफॉर्म करना पिछले 3-4 सालों में हमने नोटिस नहीं किया है। अब आप देखें कुछ एक जगह पर पहले ऐसा होता था कि प्राइवेट सेक्टर बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय में लगभग 12 to 18 मंथ्स, इनफैक्ट लॉन्गर, 24 to 36 मंथ्स आल्सो इट्स कैन बी सेड कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर स्ट्रगलिंग। एंड रीसेंट एग्जांपल्स इज दैट लाइक लास्ट 2-3 रिजल्ट्स हैं जो कि एचडीएफसी बैंक के लिए बहुत अच्छे नहीं रहे हैं जब से एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ, या फिर कोटक बैंक अभी कुछ रिसेंटली ऐसी न्यूज है जिसमें कि उनको आरबीआई ने बैन कर दिया और वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो नेट नेट ये है कि ये सेक्टर रोटेशन जो है वो एक डायनामिक कहानी है और ये हमेशा चलती है, ये कभी रुकने वाली नहीं है। आप ये सोचें कि आपने कोई बहुत अच्छा सेक्टर पकड़ लिया और आप उसको पकड़ के बैठे रहे और आपकी जो एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम तो नैया पार हो जाएगी, वो चीज शायद हमेशा नहीं हो पाएगी। और फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुआ करता था, अरे इंडिया में तो कंजम्पशन स्टोरीज बहुत आराम से चलती हैं। कंजम्पशन स्टोरीज मतलब जैसे कि स्टेपल्स हैं, स्टेपल्स का मतलब हुआ जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले या इस तरह के स्टॉक्स
या फिर कुछ लोग बोले थे डिस्क्रिशनरी, क्योंकि इंडिया में जो डिस्पोजेबल इनकम है बढ़ रही है, तो डिस्क्रिशनरी में ऑटोज आते हैं या फिर ज्वेलरी टाइटन टाइप के स्टॉक आते हैं। लेकिन आप देखेंगे पिछले 3-4 सालों में ये स्टेपल्स वाली स्टोरी है, ये भी बहुत ज्यादा कामयाब नहीं है। इट हैज नॉट बीन वेरी सक्सेसफुल। नाउ इस प्रेजेंटेशन में हम जो मुख्य चीजें कवर करेंगे वो ये है कि सेक्टर रोटेशन कैसे होता है और इकोनॉमी में क्यों होता है, इसका बेसिक रैशनल क्या है, बेसिक रीजन क्या है, एग्जांपल्स क्या है सेक्टर रोटेशन के इंडियन मार्केट्स में, और क्या रिस्क एसोसिएटेड है इसके साथ, उनको कैसे हम हैंडल करें और कैसे इस चीज को देखें, वो हम आज बात करेंगे इस बारे में। अब सेक्टर रोटेशन जो है वो एक सिंपल भाषा में आप ये कह सकते हैं कि एक समझिए दो बहुत नॉर्मल सी एसेट समझते हैं, एक इक्विटीज, एक फिक्स इनकम। इक्विटीज माने कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिए, फिक्स इनकम माने आपने एफडी में पैसा कर दिया। जब आपको लग रहा है कि यार एफडी के रेट तो बहुत अच्छे हैं, तो आप अपना पैसा एफडी की तरफ ज्यादा ले जाएंगे। तो मार्केट बहुत चलने वाला है, तो आप अपना पैसा मार्केट में ज्यादा लगाएंगे, स्टॉक मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सिंपल भाषा में सेक्टर के हिसाब से या एसेट के हिसाब से आपने डिसाइड कर लिया कि आप कहां पे पैसा लगाएंगे। आप इसको इस स्केल को आप वेरी कर रहे हैं, मतलब जैसे 60-40 है तो 40-60 कर देंगे, 80-20 है तो 20-80 कर देंगे, डिपेंडिंग ऑन आप क्या सोच रहे हैं उसमें। सिंपल यही तरीका है सेक्टर एलोकेशन में, और सेक्टर रोटेशन में भी ऐसे काम करता है। आपने आईटी में लगाया कुछ पैसा और आपको लगा यार आईटी का टाइम अगले कुछ समय के लिए अच्छा नहीं है, तो आप उस पैसे को बैंक्स में शिफ्ट कर दिए। मेटल्स का साइकिल चलने लगा तो आप मेटल्स की तरफ बढ़ गए। तो ये सेक्टर रोटेशन का वो सिद्धांत है। अब इफेक्टिव सेक्टर रोटेशन अगर कोई कर सकता है तो उससे बड़ा फायदा हो सकता है। अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक कॉल ले पाते हैं कि भाई ठीक है ये बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, जैसे कि अगर आपको शायद याद होगा कि कोविड के वक्त बहुत बड़ा सप्लाई चेन का एक डिस्रप्शन हुआ था, और सप्लाई चेन के डिस्रप्शन की वजह से जो कुछ एक चीजें हैं स्पेशली जैसे चिप्स हैं या फिर जो कंप्यूटर और मोबाइल्स में जो चीजें यूज होती हैं उनका बड़ा एक इम्पैक्ट आया था, और उनको काफी फायदा भी हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे जो सप्लाई चेन डिस्रप्ट हुए थे और जो कंपनीज थी उनको बड़ा लाभ हो रहा था उस चीज का। या फिर अभी एआई है, तो एआई से आपको पता होगा शायद कि एनवीडिया करके एक कंपनी है, उसका मल्टीपल टाइम्स स्टॉक प्राइस बढ़ गया है। मतलब ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि जो कंपनी कुछ 100-200 बिलियन डॉलर मार्केट कैप की होती थी और आज उसके करीबन 8-10 गुनी हो चुकी है बहुत कम समय में, 2-3 साल के समय में। तो ये क्या है, ये आप एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जा रहे हैं, आप एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक में जा रहे हैं, तो ब्रॉडली ये रोटेशन है, मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह में जा रहे हैं। और इन्वेस्टरों को क्या फायदा है इससे कि इन्वेस्टर थोड़ा रिस्क अपना हेज कर पाते हैं, थोड़ा डाइवर्सिफाई कर पाते हैं अपने पोर्टफोलियो को, तो वो उनके लिए काफी अच्छा काम करता है। अब सेक्टर रोटेशन होता क्यों है, ये समझना क्यों जरूरी है कि आप अल्टीमेटली जब किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो आप मैक्रो इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। मैक्रो इकोनॉमी मतलब कि आप अगर इंडिया में इन्वेस्ट किया, अगर आप देखेंगे पिछले 20 से 25 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि चाइना के कंपैरिजन में इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और चाइना जो है, चाइना का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत खराब रहा है। तो आज से 25 साल पहले अगर किसी ने ये सोचा होता कि भाई हम इंडिया में पैसा ज्यादा लगा देते हैं और चाइना में कम लगा देते हैं, तो वो इन्वेस्टर आज बहुत अच्छे फायदे में होते। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चाइना में पिछले कुछ समय में स्पेशली पिछले 4-5 सालों में वो चीज ज्यादा देखने को आ रही है कि उनका जो डेमोग्राफिक्स है, जो उनका जो जिस तरह का जो उनका पॉपुलेशन का प्रोफाइल है, उसमें उनको थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है और उनकी इकोनॉमी थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा कर रही है। अब ये क्या है कि ये अगर कोई कंपनी जिस तरह से 10% से ग्रो करे और कोई दूसरी कंपनी 15% से ग्रो करे, तो नेचुरली सूनर और लेटर वो स्टॉक प्राइस को इंपैक्ट करेगा। जो कंपनी 15% से ग्रो कर रही है उसको फायदा होगा। सिमिलरली एक कंट्री की इकोनॉमी है, एक कंट्री 4 या 5% से ग्रो कर रहा है और दूसरा कंट्री 8 या 9% से या 7 या 8% से कर रहा है, डेफिनेटली कुछ समय के बाद 7 या 8% से ग्रो करने वाला कंट्री विल बी अहेड, उनका स्टॉक मार्केट भी बेटर परफॉर्म करेगा। सिंपल यही है सेक्टर रोटेशन का कारण। जब कभी कोई सेक्टर में एक बेसिक इकोनॉमिक्स का सिद्धांत होता है कि सेक्टर में बहुत अट्रैक्टिवनेस होती है, मतलब सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा होता है, तो बहुत सारा क्राउड उस तरफ अट्रैक्ट होकर चला आता है, और जैसे ही ज्यादा क्राउड आता है उस सेक्टर में कंपटीशन बढ़ जाता है, कंपटीशन बढ़ जाता है तो प्राइसेस इंपैक्ट हो जाते हैं, और प्राइसेस इंपैक्ट हो जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हो जाएगी और सेक्टर खराब कर देगा। मोटा मोटी यही एक सिद्धांत है सेक्टर रोटेशन का। अब सेक्टर रोटेशन जो इकोनॉमी में काम करता है और जो मार्केट में रिफ्लेक्ट होता है, उसमें एक थोड़ा सा लैग रह सकता है, लेकिन कहने का मतलब यही है, जो हमने कई बार डिस्कस भी किया होगा कि आप देखते हैं कि फेड या जैसे यूएस का जो आरबीआई है जिस तरह से रेट कट्स के डिसीजन लेता है या रेट हाइक्स के डिसीजन लेता है, वो क्या है कि फॉलो करते हैं जो मैक्रो इकोनॉमी में हो रहा है, उसी तरह से सेक्टर रोटेशन में मैक्रो इकोनॉमी में जो हो रहा है वो रिफ्लेक्ट होगा सेक्टर की परफॉर्मेंस में, और सेक्टर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो बहुत सारी ये चीज आपकी इमीडिएटली और ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होना मार्केट में शुरू हो जाएगी। अब जैसे कि हम यहाँ पर सब सेक्टर के एग्जांपल नहीं लेंगे, लेकिन मोटा मोटे जो बड़े सेक्टर हैं इंडिया में उनके एग्जांपल लेंगे। जैसे अगर आप देखें कि निफ्टी का जो कंपोजिशन है उसमें सबसे बड़ा वेटेज किसका है? ऑफ कोर्स बैंकिंग सेक्टर का, लगभग 1/3, और एक जमाने में उससे भी ज्यादा था, लगभग साल भर पहले 37-38% था, आज कुछ 32-33% के आसपास हो।
मतलब 1/3 के आसपास, 30%, 32% लगभग उस रेंज में। तो बैंकिंग एक बड़ा सेक्टर है, एफएमसीजी कंज्यूमर स्टेपल्स होते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, और फार्मा और आईटी और मेटल्स, ये 5 सेक्टर हमने देखे। और ये हम 5 सेक्टर के आपको एग्जांपल देंगे ताकि आप समझ सकें कि किस तरह से सेक्टर की आउट परफॉर्मेंस है। अब पिछले समय में क्या हुआ है, पिछले जो इन सेक्टर का परफॉर्मेंस है किस तरह का रहा है, ये 5 सेक्टर को हम निफ्टी के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो बैंकिंग का सेक्टर है, बैंकिंग का सेक्टर पिछले लगभग 20 साल में, आप देखें ये जो रेड लाइन आप ये देख रहे हैं ये बैंक को दिखा रहा है, और जो ब्लू लाइन है वो निफ्टी को दिखा रहा है। रेड लाइन निफ्टी की ब्लू लाइन से कितना ऊपर है, आप देख रहे हैं कि जो आप ऊपर परसेंटेज भी देख रहे हैं कि पिछले 20 सालों के आसपास के रिटर्न निफ्टी के लगभग 5 टाइम्स है, 472% आपको जो दिख रहा है, एंड बैंक्स इज अराउंड 700%। तो किसी आदमी ने अगर ₹1 लगाया तो उसको लगभग आज 5-6 रुपए मिल रहे हैं, निफ्टी में लगाया होता, और अगर बैंक पे लगाया होता तो लगभग 8 रुपए मिल रहे हैं। अब ये कंपैरिजन देखें एफएमसीजी के साथ। एफएमसीजी का जो परफॉर्मेंस है, ये जो थोड़ा टाइम स्केल डिफरेंट है, यहाँ पर थोड़ा टाइम स्केल बैंकिंग के जो होराइजन उससे कम है, लेकिन पिछले लगभग 15 साल में निफ्टी एफएमसीजी ने इंडेक्स, जो निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स है, उसने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। फिर बात आती है फार्मा की। फार्मा लगभग बराबर है, नेक टू नेक। एक समय था कि फार्मा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, जब आप देख रहे हैं कि ये जो शुरुआत हो रही है पिछले लगभग, आप देखेंगे ये समय जो है 2015-2017 के आसपास का, 2015-2017 के आसपास निफ्टी फार्मा वाज डूइंग फिनोमिनली वेल, लेकिन उसके बाद थोड़ा अंडर परफॉर्म करना शुरू किया, और आज हालत ये है कि पिछले अगर आप लगभग 15 साल का परफॉर्मेंस देखते हैं तो निफ्टी फार्मा और निफ्टी लगभग बराबर है, जो परसेंटेज टर्म्स में आप बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसी परफॉर्मेंस दोनों की है। फिर बारी आती है आईटी की। आईटी हैज बीन अ फिनोमिनली गुड परफॉर्मर। अगर आप निफ्टी को देखें, और ये जो पिछले लगभग 25 सालों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है निफ्टी का, निफ्टी में पिछले 25 सालों में जो लगभग रिटर्न आपको मिला होगा 25 टाइम्स के आसपास। और अगर आप आईटी में पैसा लगाएं, निफ्टी आईटी इंडेक्स में ये कंपनी होंगी टीसीएस, इन्फोसिस जैसी, 40 टाइम्स ऊपर है, लगभग आप समझिए कि 1.5 गुने से ज्यादा का डिफरेंस है। तो निफ्टी आईटी ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है लंबे टाइम होराइजन के आसपास देखें। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें, आप एक बार फिर रिवाइज करेंगे इसको। जो बैंकिंग है आउट परफॉर्मेंस है, एफएमसीजी है आउट परफॉर्मेंस है, फार्मा लगभग बराबर है, और आईटी बैंकिंग और एफएमसीजी दोनों की तुलना में और भी बेटर है। बारी आती है मेटल्स की। मेटल्स ने निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है। मतलब अगर आप देखें, मेटल्स हमेशा एक सिक्लिकल साइकिल है, तो आपका जो होराइजन है वो बहुत मैटर करता है कि आप किस पॉइंट से शुरुआत कर रहे हैं। बट मोटा मोटी अगर आप देखें ये पिछले 15 सालों का जो परफॉर्मेंस है, पिछले 15 साल में लगभग निफ्टी मेटल के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्म किया है। ये जो बात हुई कि ये 5 हमने सेक्टर देखे, बैंकिंग, एफएमसीजी, फार्मा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी, या फिर मेटल्स। अब टाइम होराइजन थोड़ा बदलते हैं, देखते हैं क्या होता है पिछले 5 सालों में क्या हुआ है। 5 साल में अगर आप देखेंगे तो तस्वीर एकदम बदल जाएगी। आप देखें पहले बैंक्स जो है अंडर परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी पिछले 5 साल। निफ्टी इज ऑलमोस्ट डबल एंड बैंक्स इज अराउंड 1.7 टाइम्स। तो लगभग 30% का एक डिफरेंस है। मतलब 100 रुपए अगर आपने निफ्टी में लगाए थे वो 200 हो गए, और अगर आपने बैंक में लगाए थे 5 साल पहले तो 170 के आसपास हुए। तो निफ्टी बैंक ने अंडर परफॉर्म किया है, और ये बड़ा अनथिंकेबल है। आप सोचें अगर ये पिछले 20-25 सालों का जो बैंकिंग इंडेक्स का परफॉर्मेंस रहा है, उसको प्राइवेट सेक्टर बैंक ने बहुत सपोर्ट किया है, प्राइवेट सेक्टर बैंक ने बहुत कंट्रीब्यूट किया उसमें, लेकिन पिछले कुछ समय में प्राइवेट सेक्टर बैंक हैव नॉट डन दैट वेल, और उसका असर वो दिख रहा है। आप पिछले 5 साल में आप देखें कि निफ्टी बैंकिंग जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्मिंग सेक्टर नहीं कहा जा सकता। बारी आती है एफएमसीजी की। एफएमसीजी ने भी अंडर परफॉर्म किया है। देखिए 2 सेक्टर बैंकिंग और एफएमसीजी जो लंबे टाइम होराइजन पे आउट परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी को। 5 साल अगर आप देखेंगे, 5 साल का टाइम होराइजन लेंगे तो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। बारी आती है फार्मा की। फार्मा ने थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया है। पहले लगभग बराबर थे दोनों, फार्मा और निफ्टी, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आउट परफॉर्म पिछले 5 साल में फार्मा ने किया है। ये अनथिंकेबल है। एक टाइम पे आपने देखा बहुत लंबा टाइम होराइजन ले रहे थे बैंकिंग, एफएमसीजी, दे वर फार अहेड, बट पिछले 5 साल में सिचुएशन बदली, फार्मा इज अबव दो सेक्टर्स। लुक एट आईटी ना। आईटी जो है, आईटी सेक्टर ने फिर भी परफॉर्मेंस ठीक किया। अब ये बारी जो आती है, हम यहाँ पे देखते हैं कि जब भी कभी हम लोग जो मेटल्स की बात करते हैं, किसी और सेक्टर की बात करते हैं, इसमें हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप जब भी कभी टाइम होराइजन ले रहे हैं, मतलब मोटा मोटी निष्कर्ष क्या है, मोटा मोटी कंक्लूजन ये है कि जब भी आप टाइम होराइजन जो देख रहे हैं, जब भी आप जो चीज को आप यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं, वो एनालाइज करते टाइम जो आप पाएंगे कि टाइम होराइजन की वजह से बहुत फर्क पड़ जाता है। जो टाइम होराइजन आप देख रहे हैं सेक्टर रोटेशन में, यही चीज है, यही कॉन्सेप्ट। अगर आपको याद हो, पहले हमने बोला था कि आप टाइम होराइजन कौन सा है, किस समय पर रोटेट करना है, किस समय पर बदलना है,
और ये आपने देखा भी, जिस तरह के ये 5 सेक्टर के एग्जांपल हमने लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं इकोनॉमी के और मार्केट्स के, और ये आप जैसे जैसे टाइम होराइजन बदले आपको परफॉर्मेंस बदलना दिखने लगा। ये एक टेबल है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैसेज दे रही है। 2013 से लेके पिछले 2022 लगभग 10-11 साल, और ये आप देखेंगे कि एक हर साल में आपको एक अलग सेक्टर दिखाई देगा। 2013 में आईटी था, फिर आईपीओज हो गए, उसके बाद फिर मेटल्स है 2016 में, और इस तरह से आप हमेशा चेंज होता हुआ देखते रहेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई हर साल कुछ ना कुछ नया चेंज हो रहा है, तो कैसे हम इसको डिसाइड करें? तो उसका एक तरीका है, ये 10 ईयर सीएजीआर का जो आपको कॉलम दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि पिछले 10 साल में कितना अच्छा परफॉर्म किसने किया है। बट मैसेज सिंपल ये है कि आप जब कभी भी किसी सेक्टर के बारे में बहुत ज्यादा पेसिमिज्म मार्केट में ऑब्जर्व करें, बहुत ज्यादा ये देखें कि यार इस सेक्टर को कोई पसंद नहीं करता, इस सेक्टर को तो कोई इसका नाम लेने वाला कोई नहीं है, मतलब ये है इट्स अ टाइम व्हेन यू हैव टू इवैल्यूएट इट वेरी वेरी सीरियसली। अब आप उसको उस टाइम एनालाइज करें, थोड़ा उसके बारे में रिसर्च करें, तो शायद आपको ये कंक्लूजन मिले कि यार आज जिस भाव पे ये सेक्टर मिल रहा है ना, उस भाव पे बहुत अच्छा है रिस्क रिवॉर्ड। मतलब ये कि आप मार्केट में है तो थोड़ा रिस्क तो हमेशा रहने वाला है, लेकिन हमेशा मार्केट में जो चीज मैटर करती है वो रिस्क रिवॉर्ड मैटर करता है। रिस्क रिवॉर्ड मतलब कि आप कितना रिस्क ले रहे हो और रिवॉर्ड क्या है। मतलब एक प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट सिखाता है हमें कि आप प्रोबेबिलिटी के हिसाब से एनालाइज करते हैं कि भाई 80% चांस है फायदे का और 20% चांस है नुकसान का, मतलब फायदे का चांस ज्यादा है, फ्रंट फायदा होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। फिर आप देखते हैं कि हमने यहां पर क्या बेसिकली सीखा। सेक्टर परफॉर्मेंस जो है वो हमेशा साइकिल में होती है, अप्स एंड डाउन हमेशा आते हैं, चाहे कोई भी सेक्टर हो। कोई भी सेक्टर कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली हमेशा हमेशा के लिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, खराब परफॉर्म नहीं कर सकता, ये एक फैक्ट है। ब्रॉडर मार्केट जो है, ब्रॉडर मार्केट मतलब निफ्टी या सेंसेक्स, जो कि डिफरेंट कंपोजिशन के डिफरेंट सेक्टर्स के साथ बने हुए हैं, उनका परफॉर्मेंस डिफरेंट हो सकता है सेक्टर से, नेचुरल है, क्योंकि अगर वो कंपोजिशन है और किसी चीज में 10 या 12 चीजें शामिल है, तो 10 या 12 चीजें उस जिससे वो चीजें बनी हुई हैं वो डेफिनेटली अलग अलग परफॉर्म कर सकती हैं। अब निफ्टी जो है, निफ्टी में तो बैंक्स भी है, मेटल्स भी है, एनर्जी भी है, एफएमसीजी भी है, सब कुछ है, तो एक सेक्टर का परफॉर्मेंस निफ्टी से डिफरेंट हो सकता है, वही हम यहाँ पे देख रहे हैं। किसी भी सेक्टर के एग्जैक्ट पॉइंट को, रिवर्सल को पकड़ पाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इसके बावजूद एक फैक्ट जो ये है कि एक किसी भी सेक्टर में जब बहुत ज्यादा पैसिमिज्म हो जाती है, बहुत ज्यादा लोग निराशावादी हो जाते हैं उस बारे में, बहुत सारे लोग नेगेटिव हो जाते हैं, हो सकता है उस टाइम पे बहुत टर्न अराउंड के चांसेस ज्यादा हो। अगर आप देखें, कोविड ने एक बहुत अच्छा लेसन हम सबको सिखाया है मार्केट में, कि कोविड के टाइम जो नेगेटिविटी जिन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा थी, उन सेक्टर ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब बैंक्स में थी, पीएफएसआई के और भी जो एनबीएफसीज है इंडिया में उनमें थी, बहुत सारे जो स्मॉल एंड मिड कैप्स थे बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो मतलब सेक्टर का जो टर्न अराउंड है, वो टर्न अराउंड कभी कभी उस टाइम पे चांसेस ज्यादा होते हैं जबकि सब लोग नेगेटिव हो। अगर किसी सेक्टर के बारे में सब लोग ही अच्छा बोल रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ एक समय के लिए वो और अच्छा करता रहे, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है, ये साइकिल है। अपने हमेशा हम हमेशा बहुत सारे अपने प्रेजेंटेशन में बात करते हैं किस तरह से साइकिल ऊपर नीचे मूव करता ही रहता है। तो ये सेक्टर टर्न अराउंड को पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप ये जरूर कर सकते हैं कि उस टाइम ये देख सकते हैं कि किस सेक्टर के बारे में सबसे नेगेटिव बातें हो रही। तो उसका एक एग्जांपल है आईटी। अगर आज हम देखें कि आईटी जो है, आईटी के बारे में बहुत सारे लोग नेगेटिव है, भाई यूएस की इकोनॉमी नहीं चल रही है, एआई आ जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो लोग ये भी कहते हैं कि पहले बार ऐसा हुआ है पिछले काफी समय में, 10 से 15 सालों में अलग अलग कंपनीज के लिए, कि जो हेड काउंट है वो कम हो गई है इन सब कंपनीज की, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज है। अगर आप टीसीएस की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, एचसीएल, टेक, विप्रो, कुल मिला के इन सब कंपनीज का जो नेट नेट हेड काउंट है, पहली बार ऐसा हुआ है कि पिछले 10-15 सालों में नेट हेड काउंट नेगेटिव में है, मतलब एडिशन जो है वो नेगेटिव है, मतलब कि हेड काउंट कम हो गया तो नेट एडिशन नेगेटिव है। वो बहुत रेयर इवेंट है और बहुत सालों में पहली बार हुआ है। तो लोग बोले यार अब तो ये सेक्टर खत्म हो गया, काफी नेगेटिविटी उस सेक्टर में। जैसे आप देखते हैं कि कई बार लोग किसी सेक्टर के बारे में नेगेटिव होते हैं, जैसे फार्मा के बारे में लोग बात करेंगे, यार फार्मा में तो ये प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम। कोई भी सेक्टर के बारे में जब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो, और ये नेगेटिविटी का एक और एग्जांपल आपको देते हैं कि एक समय था जब स्पेशली आई वुड से कि 2016-17 के आसपास और कोविड के आसपास, जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को लोग पसंद कर रहे थे रिलेटिवली पब्लिक सेक्टर बैंक्स के कंपैरिजन में, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक में बहुत टर्न अराउंड हुआ, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाया। एसबीआई हैज बीन वन ऑफ द स्टार परफॉर्मर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और भी बैंक लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा है, इन सब ने अच्छा किया है। तो क्या है कि ये जब बहुत ज्यादा पेसिमिज्म है, बहुत ज्यादा लोग नेगेटिव है, तो चांसेस बढ़ गए कि सेक्टर अच्छा कर रहा है और स्टॉक अच्छा कर रहे हैं वहां पर। अब आप इस चीज को इससे रिलेट कीजिए कि लाइफ और नेचर में क्या होता है। लाइफ और नेचर में साइकिल्स जो हैं वो जिस तरह से मौसम आते जाते रहते हैं, जिस तरह से सुख दुख आता जाता रहता है, उस तरह से सेक्टर भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। एक ही जैसा स्टेट, एक ही जैसी सिचुएशन कभी नहीं रहती।
चाहे वो लाइफ हो या वो नेचर हो या कुछ और हो। तो ये जो चीज है वो स्टॉक मार्केट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि जब कभी आपको ऐसा लगे कि अरे बहुत नेगेटिव है मामला, बहुत ज्यादा खराब है, तो आप इस चीज से थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा इंकरेजमेंट दे सकते हैं, अपने आप को थोड़ा ढाढ़स बना सकते हैं कि अरे भाई ये तो लाइफ है, ये तो जो सिचुएशन है वो आती जाती रहती है और ये ट्रांजिएंट है, ट्रांजिएंट मतलब बदलती रहती है। तो ये जो चीज है वो सेक्टर के साथ हमेशा एप्लीकेबल है। आज आईटी के बारे में लोग बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव लोगों के व्यूज हैं और ओपिनियन है, लेकिन मतलब ये है कि आज काफी सारी नेगेटिविटी सेक्टर के बारे में है, तो मतलब इस टाइम पे कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, कोई बहुत ज्यादा उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा। और ये जो चीज है मार्केट में हमेशा होती है, तो इसका इन्वेस्टर फायदा भी उठा सकते हैं। एज ए सेड 100% गारंटी किसी भी चीज की नहीं है, लेकिन जब आप देखें कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में आज, जैसे कि हम इस एक टॉपिक को कवर किए हैं और एक बार फिर कभी बात करेंगे बहुत जल्दी, कि स्मॉल और मिड कैप्स जो हैं बहुत ज्यादा लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं और काफी सारे ट्वीट्स भी आप देखेंगे, मतलब इनफैक्ट द रेगुलेटर सेबी हैज वार्न्ड इन्वेस्टर की स्मॉल और मिड कैप में फ्रॉड ज्यादा है, मतलब काफी झाग उत्पन्न हो गया, मतलब लाइक काफी सारी तेजी आ गई है और वो शायद जस्टिफाइड नहीं है, फंडामेंटल रीजन की वजह से नहीं है। बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है सीएट ग्रुप के जो मालिक हैं हर्ष गोयन, उन्होंने ये एक ट्वीट किया है कि अरे भाई आजकल तो बहुत ज्यादा तेजी है स्मॉल और मिड कैप में और ये लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है। उन्होंने उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री और रेगुलेटर सेबी को भी टैग किया था। तो मतलब ये है कि स्मॉल एंड मिड कैप में जिस तरह की तेजी आजकल है, जिस तरह का लोगों का पॉजिटिव ओपिनियन है, वो शायद इंडिकेट कर रहा है कि यार कुछ ना कुछ इस पॉइंट से लेके आगे इन स्टॉक्स का या इस सेक्टर का और कंटिन्यूसली परफॉर्म करते रहना थोड़ा मुश्किल है। सिमिलरली जैसे हमने आईटी की बात की थी, उस तरह से ये चीज पॉजिटिव साइड में भी एप्लीकेबल है। जिन्होंने बहुत अच्छा किया पिछले 18 से 24 महीने हैज बीन अ फिनोमिनल टाइम फॉर स्मॉल एंड मिड कैप्स। इनफैक्ट आईपीओ मार्केट इज फिनोमिनली वेल, फंड रेजिंग बहुत हो रही है, लोग नए नए इशू निकाल रहे हैं और वो जो चीज है वो ये है, ऑफ कोर्स मार्केट में फ्लोज है, इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में जब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो जाए, बहुत ज्यादा इन्वेस्टर उस तरफ झुकने लगे, बहुत ज्यादा इन्वेस्टर उस सेक्टर में आने लगे, मतलब धीरे 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 इजी मनी जो है वो बनाने का चांस खत्म होते जा रहा है। ये आज का मैसेज और यही हम आपसे डिस्कस कर रहे थे सेक्टर रोटेशन में। जब कभी आपको लगे कि रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है, बहुत सारे लोग नेगेटिव हैं, आप अपने रिसर्च से, आप अपने खुद के कैलकुलेशन से, अपने खुद के नॉलेज बेस के ऊपर जो आप कॉन्फिडेंटली अगर कुछ कॉल लेना चाहते हैं, इट्स अ ग्रेट टाइम। और यही जो मौका है, जो लोग बहुत ज्यादा जब मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो जिस प्राइस पे उनकी एंट्री हो रही होती है वो काफी पूरा जनरली मार्केट नेगेटिव है और वो अगर उस टाइम पॉजिटिव हुए तो डेफिनेटली इट स्टैंड्स अ बिग चांस ऑफ मेकिंग मनी। और ये ऑफ कोर्स एज आई सेड, रिस्क रिवॉर्ड यू हैव टू सी। इफ यू सी 80-20 काइंड ऑफ सिचुएशन, 80% चांस है बॉस सेक्टर ठीक ठीक करने वाला है, 20% है नेगेटिव है, तो वो तो मार्केट में हमेशा रहने वाला है, उसको आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे। 100 और 0 मार्केट में कभी भी कॉन्फिडेंट आप नहीं हो सकते। 90-10 हो सकते हैं, 80-20 हो सकते हैं, 70-30 हो सकते हैं, दैट्स गुड इनफ। बट अगर आप ये सोचें कि भाई ये सेक्टर तो बहुत अच्छा चल रहा था और ये चलते रहेगा, पॉसिबल है कुछ एक समय के लिए, लेकिन मार्केट में साइकिल नेचर के जैसे हमेशा ही एप्लीकेबल रहेंगे। एक और चीज आपके बारे में शायद ये है कि एफएमसीजी है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो सेक्टर काफी अच्छे पिछले कुछ टाइम में अच्छा नहीं किए हैं, इसलिए काफी उनमें चांसेस हो सकते हैं। एफएमसीजी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, वो हमेशा एक्सपेंसिव रहता है। स्लोअर वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो एक कंसर्न है उसमें, लेकिन आईटी में वो भी कंसर्न नहीं है, आईटी बहुत रीजनेबली वैल्यूड है। आईटी कंपनी ने रिजल्ट जैसा हमने बात की थी काफी पुअर दिखाए थे, लेकिन मोटा मोटी ये जो आज उसके बारे में काफी निगेटिविटी है, वो शायद ये बता रही है कि मार्केट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उस सेक्टर में नहीं। उसके अलावा टाइमिंग रिस्क कभी कभी होता है, सेक्टर रोटेशन में एक मेजर चैलेंज होता है। हायर ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी होती है, क्योंकि आप जब सेक्टर से निकल रहे होते हैं, बेचेंगे किसी सेक्टर को, किसी नए सेक्टर को खरीदेंगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगा, ट्रेडिंग कॉस्ट होगा। एक्सटर्नल इवेंट्स आपके थीसिस को बिल्कुल उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। समझिए आपने आईटी में लगाया और यूएस इकोनॉमी में कुछ बहुत मेजर गड़बड़ हो गई, डेफिनेटली उन कंपनीज पे इंपैक्ट आएगा। एआई में कुछ नया रिवॉल्यूशन आ गया, कुछ नई चीज हो गई, तो डेफिनेटली इस पे इंपैक्ट आएगा। तो ये जो चीजें वो हमेशा होती रहेंगी। कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है कि आप टाइमिंग इसके बारे में बहुत जल्दी असेस नहीं कर सकते, लेकिन यही हमारा कहने का मकसद है कि कुछ एक सेक्टर में जहां पे आपको लगे कि कुछ पिछले टाइम से, जैसा हमने देखा कि आईटी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है या फिर प्राइवेट बैंक अच्छा नहीं कर रहे हैं या आईटी अच्छा नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पे उस सेक्टर को और ज्यादा समझने की जरूरत है, उनको और ज्यादा इंटरेस्ट लेने की जरूरत है, ताकि आप उनके बारे में एक सही फैसला ले सकें। थैंक यू सो मच। दिस वाज अबाउट सेक्टर रोटेशन एंड वी विल मीट यू सून ऑन अ न्यू टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। बाय।